नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। बिहार में एसआईआर का एक चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण चल रहा है। मसला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और काफी बहसें चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी चौड़ी बहस चल रही है, कभी अप्स एंड डाउन दोनों चीजें चल रही है। लेकिन इस मसले की शुरुआत चुनाव आयोग ने तब किया था जब 24 जून को उन्होंने डिसीजन लिया कि बिहार में एसआईआर करना है। एसआईआर की प्रोसेस के आदेश 24 जून को दिया उन्होंने, 25 जून को लागू हुआ और 1 महीने का वक्त देने के बाद इसको जो पुनरीक्षण का एक पहला अभियान था उसको पूरा होना था 26 जुलाई तक। 26 जून के शाम में महज 36 घंटे के अंदर योगेंद्र यादव बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसको दुरुस्त करने की बात करते हैं। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरह से एसआईआर के बिहार में लागू होने से देश के अंदर इसको पूरी तरह लागू होने से किस तरह से देश के वंचित, गरीब, पिछड़े और उत्पीड़ित लोग जो विभिन्न तबके से आते हैं वंचित हो जाएंगे वोट देने के बुनियादी अधिकार से। वोट देना लोकतंत्र में एक संवैधानिक और मूलभूत अधिकार है। एक आदमी एक वोट, ये जो बुनियादी अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में, इसका सबसे बड़ा मतलब अधिकार है एक आम आदमी का। लेकिन 26 जून से वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया योगेंद्र यादव के माध्यम से, इन्होंने पहली बार कोई बिहार के लोगों को चौंका दिया और इसके बाद अन्य पार्टियां भी इसको उठाई और इस सवाल को रेज किया। सुप्रीम कोर्ट में लंबे चौड़े बहस हुए और इसके बाद एक डिसीजन तक कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब इस पूरी प्रक्रिया पर योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, आप सीधा उनसे ही बात करें, उनसे ही बात सुने। आप ये वीडियो है जो योगेंद्र यादव जी के ने अपने बयान में दिया है और किस तरह से खुशी जाहिर किए हैं जब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी नतीजे पर पहुंचने का प्रयास किए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नतीजे पहुंचने में खुद सुप्रीम कोर्ट की भी कई सारी भूमिकाएं रही है जो कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण दिखती रही थी। लेकिन जोरदार तर्कों और जोरदार सबूतों के बीच चीजें नतीजे तक पहुंची है। योगेंद्र यादव से शब्दों में सुने उनकी इस यात्रा की कहानी। नमस्कार। गर्मी के झुलसते हुए दिन में जब शाम को अचानक काले बादल आए और 4 बूंद पड़ जाएं, तब जैसा महसूस होता है वैसा ही आज महसूस हुआ। अंधेरे गुफा में जैसे एक टिमटिमाती हुई सी रोशनी दिख गई। आज 3 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर के मामले में अपना अंतरिम आदेश, या यूं कहूं तो अंतरिम आदेश का पहला टुकड़ा, पहला मुखड़ा सुनाया है। लेकिन इस छोटे से पहले मुखड़े में ही जो संदेश हैं इतने गहरे हैं और इतना सुकून देने वाले हैं। पिछले 1.5 महीने से मैं सब कुछ छोड़ के इस पे लगा हुआ था। लोग कह रहे थे पागल हो, लगे रहते हो, क्या होगा इस चीज से, तुम्हारे अकेले करने से क्या होगा। लेकिन साथी जुड़े, काम हुआ और बीच बीच में लगता था कि पता नहीं कुछ निकलेगा भी या नहीं। तो लोग पूछते थे और मैं कहता था यार देखो, कम से कम ये कोई ना कहे कि तुम्हारे जीते जी इस देश में लाखों लोगों का वोट छीना गया और तुम चुप रहे उस वक्त। तो बोलना हमारा धर्म है, बाकी देखी जाएगी। लेकिन आज उसका पहला संदेश मिला सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान कीजिए, पिछले 2 दिन से इस देश का गोदी मीडिया आपको क्या बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव आयोग से पूरी तरह सहमत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एसआईआर में कोई बुराई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 65 लोगों का नाम जो काटा गया है ठीक ही कारण से काटा गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार बधार का कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें आपको गोदी मीडिया पिछले 2 दिन से बता रहा है। मैं पहले दिन खुद कोर्ट में था
और कल और आज दूसरे और तीसरे दिन ऑनलाइन उस सब को फॉलो करता रहा। मुझे लग रहा था कि ये तो कोर्ट नहीं कह रहा है। आज जब सुनवाई का पहला हिस्सा पूरा हुआ तो कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। ये समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और कोर्ट ने इस पे हमने तो कहा है कि आप यहाँ पे इस पूरी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक मानते हुए खारिज कीजिए। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी खारिज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस सवाल को साइड में रख दिया, कहा है कि हाँ इस पे गौर करेंगे लेकिन अभी इस पे निर्णय नहीं देंगे। बिहार के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम बिहार में होना चाहिए या नहीं, उस पर अंतिम निर्णय नहीं देंगे। अंतरिम, इंटरिम, बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ तात्कालिक राहत देने का जो है वो काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उसका भी पहला हिस्सा किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको दो टुकड़े में बांट लेते हैं। एक है वो कि जो 65 लाख लोग जिनका नाम कट गया है उनके बारे में अंतरिम आदेश, जो राहत देनी है वो हम आज देंगे, और बाकी जो 7 करोड़ 24 लाख लोग बच गए उनके बारे में आदेश हम अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन हम मिलेंगे, तब उनके बारे में आदेश देंगे। महत्वपूर्ण बात क्या है आज के आदेश में? आदेश के विस्तार में अभी बताता हूं, लेकिन 3 बात याद रखिए। पहला, आदेश ने ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के नियम को रेखांकित किया है कि आप चुनाव आयोग हो, आपको पारदर्शिता से व्यवहार करना पड़ेगा। इन 65 लाख लोगों की सूची सबके सामने सार्वजनिक करनी होगी। नियम बना दिए और कहा है कि इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट, यानी कि हमारे आदेश की अनुपालना हुई, इसकी रिपोर्ट लेके आई है। बहुत बड़ा एक निर्णय है। दूसरा, उससे भी बड़ा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने एक मायने में 11 दस्तावेजों की जो सूची थी, जिसके बारे में हम बार बार कह रहे थे कि 11 दस्तावेज तो आधे से ज्यादा लोगों के पास इनमें से एक भी नहीं है, और बार बार कह रहे थे कि जो दस्तावेज है लोगों के सामने पास वो आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार को उस सूची में शामिल कर दिया है। बहुत बड़ा फैसला है, केवल बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि कर करा के अब देश के ज्यादातर लोगों के पास आधार तो है, और उन्हें बताया जा रहा था 15 साल तक लोगों को दौड़ाने के बाद कि आधार करो, आधार से लिंक करो, ये करो वो करो, अब बताया जा रहा था कि नहीं आधार तो महत्वहीन है। तो कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये नहीं चलेगा। ये दूसरा महत्व का निर्णय है। और तीसरा जो निर्णय नहीं है लेकिन कोर्ट ने आज जो कहा है वो ये कि हम इसकी लगातार निगरानी रखेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर हियरिंग है और मेरी उम्मीद है कि उसके बाद भी हियरिंग का सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि अब ये सारा मामला एक थर्ड अंपायर की निगरानी में होगा। जब अंपायर टीम का मेंबर बन जाए तो थर्ड अंपायर को तो जिम्मेवारी लेनी होगी ना, और सौभाग्य है हमारे देश के लोकतंत्र का कि थर्ड अंपायर ने अपनी भूमिका से इनकार नहीं किया। अब आपको मैं आदेश समझा दूं क्या है। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 65 लाख लोगों के बारे में केवल आज का आदेश देंगे, बाकियों के बारे में हम कल को अगले सप्ताह बात करेंगे। पहली बात हमने जो कही थी, और आपको ध्यान होगा पिछले कई हफ्तों से हम कह रहे हैं कि भाई ये जो 65 लाख लोग जो छूट गए, जिनका आपने नाम डिलीट कर दिया, आप कहते हो बहुत सही कारणों से किया, क्योंकि वो तो मृत हैं, क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं, क्योंकि वो अनट्रेसेबल हैं, क्योंकि वो डुप्लीकेट हैं। हम कह रहे थे भाई आप इनका नाम बता दीजिए ना, ताकि हर कोई चेक कर ले, कम से कम वो व्यक्ति चेक कर ले, मृत व्यक्ति के परिवारों को पता हो जाए, और अगर मृत नहीं है तो उसको पता लग जाए कि भी मेरा नाम कटा है, ताकि वो अपने अधिकार अपना नाम वापस जुड़वा सके। चुनाव आयोग इससे कतई इंकार कर रहा था। झक मार के 7-8 दिन पहले प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट दोबारा गए, केवल इसलिए कि भाई ये आंकड़ा तो दिलवा दीजिए, हम आपके सामने क्या तर्क लेके आएंगे अगर ये आंकड़ा भी हमारे पास नहीं होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने बेशर्मी से एफिडेविट दे दिया कि नहीं, ये तो हमारी कानूनी जिम्मेवारी नहीं है, ये सूचना हम नहीं देंगे। हमने कहीं से कोशिश करके 2, 5, 10 पंचायत का आंकड़ा जुटाया, वहां जाके चेक किया, कई भले BLO भी होते हैं, सूचना दे देते हैं, वहां जाके चेक किया, पता लगा कि जिनको इन्होंने मृत घोषित किया था वो तो व्यक्ति जीवित थे। और चूंकि जस्टिस जज साहब ने खुद कहा था, सूर्यकांत जी ने, कि भाई 15 ऐसे लोग हैं तो आप लाइए, हम इसके बारे में कुछ करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, ले आते हैं। उनमें से 10 लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे,
जिनमें से 3 को मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया था। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, इसकी सूचना हम नहीं देंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट में कोई 40-45 मिनट तक केवल इस पे बहस हुई। जज साहिबान ने कहा कि आप नाम दे दीजिए, नहीं इसमें क्या बुरी बात है। अब देखिए चुनाव आयोग ने क्या क्या पैंतरे खेले। पहले चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं हमने तो सूची दे रखी है, 1 महीना पहले ही दे दी थी, और चुनाव आयोग ने कुछ 10-15 फर्जी पंचायतों के आंकड़े दे दिए। देखिए यहाँ पे सभा हुई थी और चुनाव आयोग ने दावा किया। अब देखिए, अगर आप बिहार से हैं, आपका कोई दोस्त बिहार से है, आपका परिवार बिहार में है, फोन करके पूछ लीजिए। चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिहार के हर गांव में बीएलओ ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनके सामने पूरी सूची पेश की गई कि कौन व्यक्ति मृत है, कौन व्यक्ति स्थानांतरित हो गया, कौन व्यक्ति डुप्लीकेट है। ये सारी अंतिम सूची हमने दे रखी है। हमने कहा है तो झूठ है। कोर्ट ने कहा प्यार से कि अच्छा, अगर आपने सूची दे रखी है फिर तो आपको सबको देने में तो कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए, आप दे दीजिए ना। चुनाव नहीं, ये नहीं करेंगे साहब, स्थानीय सूचना देंगे, बाकी किसी को, इनको एडीआर वालों को देने की क्या जरूरत है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बाहर है उसको पता तो लगना चाहिए कि मेरे परिवार का है या नहीं है। यदि वो खुद मजदूर है वो किसी से पूछ सकता है कि भाई मेरा वोट है कि नहीं है, उसको क्यों नहीं पता लगना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे, गांव स्तर के ऊपर हम लिस्ट दे देंगे। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों नहीं देते, वेबसाइट पे क्यों नहीं देते। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर वेबसाइट पे दे देंगे तो प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। देखिए क्या क्या कुतर्क देते हैं, प्राइवेसी का उल्लंघन, और कहीं से कोर्ट का जजमेंट ले आए कि साहब इससे तो प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। मतलब 7,24,00,000 लोगों के नाम सीईओ की वेबसाइट देने से प्राइवेसी का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, जो आज भी पड़े हैं, होने चाहिए हैं। लेकिन 65 लाख लोग, जिसमें से 22 लाख मृत लोग हैं चुनाव आयोग के हिसाब से, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा अगर आपने कह दिया कि भाई ये इन लोगों का नाम इस कारण से कटा है। खैर, इस कुतर्क का भी मुकाबला हुआ। फिर चुनाव आयोग ने कहा अच्छा, हम ऐसा करेंगे, जिला स्तर पे दे देंगे, जिला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि डीएम हुआ करता है, हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट के ऊपर ये लगा देंगे बूथ वाइज। मुझे लगा इसमें कोई खेल है। फिर हमारे साथियों ने कहा पहली बात तो वहीं पे देख के बता दिया कि साहब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तो कोई वेबसाइट है ही नहीं बिहार में, 38 जिलों में एक भी वेबसाइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है तो बना देंगे, इनको आदेश देते हैं कि तुरंत ये काम करें। ये इन्होंने नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलिए बना तो देंगे, पर हमने कहा हम तो सबसे साधारण चीज मांग रहे हैं भाई, जो चुनाव आयोग के लिए सबसे आसान काम है, चाहे तो अगले 2 घंटे में चुनाव आयोग ये कर सकता है। यानी कि सीईओ बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट है जिसपे ऑलरेडी 243 बूथों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर की लिस्ट पड़ी हुई है। हमने कहा उसके बगल में आप ये भी दे दीजिए कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग जिनका नाम कटा है वो उनका नाम ये है और उसके कारण दे दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, ये नहीं देंगे। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट को दबाव दे के ये बात कहनी पड़ी कि ये आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, इस देश की संवैधानिक संस्था है जिसे अपने आप ये चीज देनी चाहिए थी। भाई किस बात का डर है आपको? अगर आप एक संवैधानिक संस्था हो, अपना काम ठीक से कर रहे हो, आपको सूचना छुपाने की क्या जरूरत है? आपका तो पहला दायित्व होना चाहिए। सूचना का अधिकार कहता है कि हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन को जहां तक संभव हो हर सूचना को सार्वजनिक अपने आप करना चाहिए, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होना चाहिए। चुनाव आयोग के अपने नियम, जज साहब ने उनको याद दिलाया कि भाई आपकी गाइडलाइन बुक में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम कटता है तो उसको हर संभव पब्लिसिटी दी जानी चाहिए। तब जाके चुनाव आयोग माना कि ये करेगा। माने नियत ठीक नहीं, मानना तो पड़ा, नियत ठीक नहीं थी। बहुत बड़ा संकेत है इसलिए क्योंकि अगले सप्ताह दूसरा सवाल आएगा कि ये जो 7,24,00,000 लोग हैं उनमें एक छुपी हुई तलवार उनके सर पे लटक रही है। बीएलओ ने ये लिख के दिया है काफी लोगों के बारे में कि वो तो उनका नाम रिकमेंडेड नहीं है, मतलब उनका फॉर्म अपलोड कर दिया है लेकिन साथ में नीचे लिख दिया है नॉट रिकमेंडेड, मतलब ये नाम तो अपलोड कर रहा हूं लेकिन इसका नाम वोटर लिस्ट में होना नहीं चाहिए। हमें पहले पता नहीं था।
बाद में पता लगा, मैंने सोचा ये औपचारिकता होगी, किसका कटेगा, लेकिन बाद में जब आंकड़े पता लगे जो कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने पेश किए, उससे पता लगा कि 2 जिलों में 10 और 12%, दरभंगा में 10.6% लोगों के नाम के आगे काटा लगा हुआ है, मतलब नॉट रिकमेंडेड लगा है, और कैमूर में 12.6% लोगों के नाम के आगे नॉट रिकमेंडेड है। अभी तो पता नहीं किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में क्या स्थिति होगी, हम नहीं जानते। बार बार पूछा कि भाई आप इसका आंकड़ा दे दो ना, चुनाव आयोग चुप। प्रशांत भूषण ने आज कहा कि आप इसका आंकड़ा दीजिए, तो जज साहबान ने कहा जरा इंतजार कीजिए, आज हम केवल 65 लाख का निपटा रहे हैं, अगले मीटिंग में शुक्रवार को जब हम मिलेंगे तो 7 करोड़ 24 लाख में भी जितनी तरह की विसंगतियां हैं उन सब पे हम विचार करेंगे। लेकिन पारदर्शिता का नियम जो पहले में बना दिया है वो अगली बार भी चलेगा। एक नियम जो बनाते हैं फिर वो हर चीज पे लागू होता है। ये बहुत बड़ी विजय हुई है आज। दूसरा सवाल आधार का। याद रखिए पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार, एपिक कार्ड और राशन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि आप तीनों को मान लीजिए। चुनाव आयोग ने हलफनामा दे दिया, हम नहीं मानेंगे। एपिक कार्ड उन्होंने कहा, और ये तर्क सही था, उन्होंने कहा कि देखिए अगर एपिक कार्ड है, जिस व्यक्ति का नाम एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट में था, हर एक का एपिक कार्ड था, इसका मतलब है केस तो अपने आप ही निपट जाएगा अगर हम हर एक एपिक कार्ड को देने लगे। तो इसलिए केस अगर आपने तय करना है तो कृपया ये तो आदेश मत दीजिए। वो बात समझ आती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। राशन कार्ड के बारे में उन्होंने तर्क दिया कि राशन कार्ड यहाँ फ्रॉडुलेंट बनते हैं, झूठे बनते हैं। और उसमें सवाल तो ये भी बनता था कि साहब रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी झूठा बनता है, डॉगी बाबा के नाम पे, ट्रैक्टर बाबा के नाम पे, सोनालिका ट्रैक्टर, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, सब कुछ बने थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको नहीं उठाया, केवल आधार का सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई और दस्तावेज आपका नहीं है, केवल और केवल आधार है, क्या वो व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता? आपके क्लेम एंड कंप्लेन वाला जो हिस्सा है, अभी जो स्क्रूटनी हो रही है, चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ ये हम इसको स्वीकार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है उसमें लिखा है इस 65 लाख, क्योंकि पूरा आदेश जो है 65 लाख के बारे में है, और इसके बारे में जो शब्दावली है वो शब्दावली केवल 65 लाख की नहीं है। क्यों ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि कई टेलीविजन चैनल पे चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश आधार के बारे में दिया नहीं है। कोर्ट ने तो केवल जो 65 लाख लोग हैं उनके बारे में आदेश दिया है कि इन लोगों को वो मिलेगा, इन लोगों के लिए आधार मान्य होगा। ये हास्यास्पद बात है ये कहना, मैं इसलिए पंक्ति ढूंढ रहा हूं कि आपको पढ़ के सुना दूं। कोर्ट ने बिल्कुल लिखा है स्पष्ट रूप से कि आधार के बारे में कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसके बारे में लिखा जाएगा, हाँ, in the public notice it shall be expressly mentioned that the aggrieved person may submit their claims along with a copy of their आधार कार्ड। मतलब आधार, अगर आपके पास और कुछ नहीं है, केवल आधार कार्ड है, तब भी इन 65 लाख में से कोई भी व्यक्ति अपना दावा कर सकता है। तो चैनल कह रहे हैं केवल 65 लाख के लिए, भाई ऐसा नहीं है। कोर्ट ने अगर ये कह दिया है कि आधार उनके लिए मान्यता होगा तो कोर्ट ये थोड़ी कहेगा कि जो मरे हुए थे उनका तो आधार माना जाएगा लेकिन जो जीवित है उनका नहीं होगा, जो लिस्ट में नहीं थे उनका तो आधार मान्य है लेकिन जो लिस्ट में है उनका आधार मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, अगर आप मोटी बात समझें और कानूनी दावपेच से बाहर रहें, तो कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है। वो ये है कि आधार, ये जो 11 की लिस्ट है उसमें आधार को जोड़ दिया, बाकी और चीजें जोड़ेगा नहीं, हम जानते नहीं, लेकिन एक तरह से समझिए अब आधार इसके लिए अनिवार्य हो गया है। और ये होने के बहुत बड़े इम्प्लीकेशन है, क्योंकि बार बार हम कह रहे थे देश की आधी आबादी तो बाहर निकल जाएगी वोटर लिस्ट से, लेकिन आधार सबके पास है, सबका मतलब 90% के पास है। तो एक एक व्यक्ति की समस्या नहीं सुलझेगी, और जिसके पास आधार नहीं है उसको भी पूरा अधिकार होना चाहिए इस देश में वोट देने का, क्योंकि वोट देने का अधिकार आपके जन्म और स्थान इन दो से संबंधित है और किसी चीज से संबंधित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, देख रहे हैं, क्योंकि आज शाम को अपलोड हो गया था ऑर्डर, और मैं जिसका जिक्र कर रहा था वो इसका पॉइंट नंबर 7 जो दूसरे पेज पे आप देख रहे हैं,
तो ये पूरा जो मुख्य आदेश है, पूरा मुख्य आदेश इसके अंदर है, जो कि स्पष्टतः बताता है कि क्या क्या किया जाएगा। और देखिए जो अंतिम बात है वो ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल ऑब्टेन ए कंप्लायंस रिपोर्ट फ्रॉम ऑल द बूथ लेवल ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स एंड प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड एज ए कोलेटेड स्टेटस रिपोर्ट। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये करेंगे और इसकी अनुपालना की आप रिपोर्ट हमारे को देंगे। बहुत बड़ी बात है। तो ये दूसरी चीज हुई है और मुझे लगता है कि इसका स्पष्ट इम्प्लीकेशन अगले हफ्ते वाली चीजों के लिए भी रहेगा। और तीसरी बात, कोर्ट ने 22 तारीख फिर फिक्स कर दी है और कहा है कि बाकी चीजों को हम 22 तारीख को देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि 22 तारीख को भी कोर्ट कोई अंतिम आदेश देगा। 22 तारीख को केवल इस हिस्से को देखेंगे, यहाँ पे कोई विसंगतियां मिलेंगी तो उनको टाइट करेंगे और फिर जाके फैसला होगा कि बिहार में इसको चुनाव से जोड़ा जाए या न जोड़ा जाए, और फिर फैसला होगा कि बाकी देश में किया जाए कि न किया जाए। लंबी लड़ाई है, लेकिन पहली सफलता मिली है। मैं बार बार ये बात कहता रहा और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने अपनी बात को कह सकूं। उनका अधिकार था, वो कह सकते थे कि नहीं वकील बोलेंगे, तुम क्यों बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने अपनी बात को रखा और मैंने यही कहा कि ये बिहार की वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, ये पूरे देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बचेगा या नहीं उसका मामला है। और इसलिए अगर हमें इसकी रक्षा करनी है तो यहीं पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल बची रहे उसका खेल है, क्योंकि जो SIR है ये किसी बीमारी की दवा नहीं है, ये एक दवा के साथ जहर की पुड़िया भी है। जब पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट जारी की, वोटर लिस्ट में फ्रॉड की सूचना जारी की, तो लोगों ने कहा देखिए तो राहुल गांधी ने कहा वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, अब तो आप मान जाइए कि SIR की जरूरत है। नहीं भाई, गले में मेरा दर्द है, इसके आधार पे आप मत कहिए कि फिर गला काट रहे हैं तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गला काटना गले की बीमारी का इलाज नहीं है। ठीक उसी तरह से वोटर लिस्ट में जो समस्या है बहुत पहले से भी है, अब राहुल गांधी कहते हैं अब बढ़ी है, चेक कर लीजिए, लेकिन SIR उसका इलाज नहीं है। आप घर घर जाके जांच कीजिए, घर घर जाकर, और जहां पे शक हो वहां दस्तावेज मांगिए, बिल्कुल इसका अधिकार है। अच्छी बात है, चुनाव आयोग पूरे देश में करना चाहता है, स्वागत होना चाहिए, चुनाव आयोग का अधिकार है, उसका कर्तव्य भी है। लेकिन इस दवा के साथ जहर की पुड़िया मत मिलाइए। जहर की पुड़िया क्या है? नंबर 1, हर व्यक्ति फॉर्म भर के दे, जो फॉर्म नहीं भरेगा उसका नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ऐसा कभी इस देश में 75 साल में नहीं हुआ है, और अगर आप ये करेंगे, गरीब का नाम कटेगा, अनपढ़ का नाम कटेगा, मजदूर का नाम कटेगा, औरत का नाम कटेगा। और दूसरी जहर की पुड़िया इसमें यह है कि हर व्यक्ति अपना प्रमाण दे, अपने नागरिक होने का प्रमाण दे। आज तक कभी नहीं मांगा गया, 2003 में नहीं मांगा गया था, कभी नहीं मांगा गया था। प्रमाण वो दे जिसके बारे में शक करने का कोई आधार हो, उससे प्रमाण मांगिए। आपको लगता है ये व्यक्ति भारत का नहीं, श्रीलंका का रहने वाला है, आप उससे कहिए हमें शक है, आप अपना प्रमाण दीजिए। लेकिन सारी पब्लिक से आप नहीं मांग सकते। अगर हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों से आपने सर्टिफिकेट मांगने शुरू किए, जो सर्टिफिकेट आपने कभी दिए नहीं है उनको पिछले 75 साल में, उनके पास वो सर्टिफिकेट होने का कोई कारण नहीं है, अगर मांगने शुरू किए तो जो सबसे निचले तबके के 20-25 करोड़ लोग हैं वो छूट जाएंगे। ये जहर की पुड़िया है। इन दो जहर की पुड़िया को छोड़ दीजिए, आप गहन पुनर्निरीक्षण कीजिए, घर घर जाइए, जांच कीजिए, गलत नामों को निकालिए, झूठे नामों को निकालिए, विदेशियों को निकालिए, डुप्लीकेशन को खत्म कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पे ये जहर मत दीजिए। और अब तक जो प्रमाण आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि इस दवा से बाकी तो भले ही मर गए, बीमारी नहीं खत्म हुई है। अभी भी बिहार में इतने डुप्लीकेशन की खबर आ रही है, इतने झूठे नाम आ रहे हैं, इतने मृतक लोगों के नाम लिस्ट पे आ गए हैं, तो आपने जहर भी दे दिया और बीमारी ठीक भी नहीं हुई। यही समस्या है। इस पे बात चलेगी, बात जारी रहेगी, लेकिन उन तमाम साथियों को, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी टीम है, इस देश के नामी गिरामी दिग्गज वकील, बिना एक पैसा लिए सब लोगों ने इस मुकदमे को लड़ा। माननीय कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण,
शादान फरासत, वृंदा ग्रोवर और युवा वकीलों की एक नई टीम जिसने आज सुबह बहुत खूबसूरती से अपने तर्क रखे। इन सब लोगों को मेरा सलाम। अगर किसी का नाम भूल जाऊंगा तो माफ कीजिएगा। और बिहार में हमारी भारत जोड़ो अभियान की जो टीम है, शाहिद भाई, कामायनी जी, ऋषि भाई और उमेश भाई, उनके साथ जुड़ी हुई टीम, डॉक्टर राहुल शास्त्री और आशीष रंजन, इन लोगों ने मिलकर जितना शानदार काम किया, केवल इस उद्देश्य से कि इस देश के अंतिम व्यक्ति का वोट नहीं छीना जाना चाहिए। ये योगेंद्र यादव का आपने पूरा स्टेटमेंट सुना, किस तरह से वे एसआईआर की प्रक्रिया पर अपनी जवाबदेही निभाए और पूरे देश की जनता उनके साथ रही, इंडिया गठबंधन के लोग साथ रहे और पूरे देश के लोग इस पर चिंता जाहिर किए कि किस तरह से चीजें एसआईआर के तहत भारत में चीजें की जा रही है। राहुल गांधी ने भी एसआईआर की प्रक्रिया पर जोरदार सवाल उठाया और उन्होंने बताया एक घंटा 13 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से चुनाव आयोग फर्जी मतदान करवा रहा है मोदी सरकार के पक्ष में। बाद में भाजपा की तरफ से भी इसको साबित किया गया, हालांकि नेगेटिव तरीके से ही कोशिश की गई थी, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जिस तरह प्रेस बयान जारी करके प्रेस से कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों पर मुहर लगा दिया उन्होंने कि वास्तव में चुनाव प्रक्रिया में फर्जी वोटर बनते हैं, फर्जी वोटर उसका एक गलत इस्तेमाल होता है। तो आपने पूरी बात सुनी और समझ गए होंगे कि भारत में किस तरह से चुनाव के मूल अधिकार, लोकतंत्र के मूल अधिकार, वोट देने के अधिकार पर आज हमले हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डटकर दीवार की तरह बन के खड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव उनमें से एक हैं और चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।